नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे लिए चलते हैं आपको जहां पर छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और आज दूसरा दिन है जहां पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। नहीं, इसी में आप पूछ रहे हैं सर। मैं कटघोरा जा रहा हूं सर। कटघोरा जा रहे हैं जी, तो पूछ लीजिए सर। कटघोरा मेरा पुराना लोकसभा क्षेत्र रहा है, मरवाही भी रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, ये तो पेड़ पौधे लगाने की बात है, वहां जितने सड़क के काम हैं, वहां जितने तालाब के काम स्वीकृत हुए हैं, वो उसके चिन्ह तक नहीं है कि जहां कभी काम हुआ हो, ऐसा दिखता ही नहीं है। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा, कटघोरा, मरवाही जैसे दूरस्थ अंचलों में जहां आदिवासी लोग रहते हैं, आपने कितनी स्वीकृत किया 4-5 सालों में, उसका विस्तृत एक जांच करवा लें। ये उनसे निवेदन है, ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता मैं सर। प्रश्न 22, 23, 24 का है। नहीं, आगे पीछे सब जांच करा लें सर। कुछ भी काम प्रतिपक्ष जी अपने शासनकाल का ही जांच करवाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आपको अनुमति दे दें। गलत है तो जांच करने में क्या दिक्कत है भाई? पता लग जाए। समर्थन कर रहा हूँ, करिए ना, बढ़िया है। पहली बार तो समर्थन कर रहा हूँ। चलिए मंत्री जी कुछ। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने जो जानकारी चाहिए है और जो उन्होंने प्रश्न किया है, कटघोरा के अंतर्गत ऐसी कोई जानकारी आपके पास में है तो मुझे अवश्य उपलब्ध कराएं। राज्य स्तर पर हमारे यहाँ पर पीसीसीएफ स्तर के जो इसके पूरे कार्यों का एक बार मूल्यांकन और सब चीजों को निगरानी करते हैं, तो उसके माध्यम से हम इसको दिखवा लेंगे। चलिए ठीक। दोनों विधायक ही हैं सर, और इन लोगों ने जो जानकारी दी है उसी को मैं और पुष्टि करते हुए इनके जांच करा दीजिए, मैं ये चाहूंगा, और आपको आगे पीछे मैं जांच दे दूंगा आपको। चलिए ठीक। श्री राजेश मूणत जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से प्रश्न पूछा, सामान्यतः कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर प्रदेश में कितनी संस्थाएं, और आपने एक कमेटी गठित की है और आपने कहा कमेटी की 2 मीटिंग हो चुकी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आपने 4 महीने पहले इसी विधानसभा के ध्यान आकर्षण के उत्तर में आपने जो प्रश्न का उत्तर दिया, वही प्रश्न का उत्तर आज भी रिपीट कर दिया अध्यक्ष महोदय। यानी विभाग के अधिकारी ने जो दिया, मेरे प्रश्न को 4 महीने पहले आपने ही इसी विधानसभा में उत्तर दिया। सेम आज भी वही उत्तर मेरे को प्रस्तुत हुआ अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि जरा इसकी गंभीरता को समझ लें, क्योंकि ये पूरे प्रदेश का मामला है। कोऑपरेटिव सोसाइटी की जितनी सोसाइटियां प्रदेश में हैं, वो आज भी एनओसी के लिए भटकते रहते हैं, और उनको एनओसी कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले बिना पैसे के नहीं देते। ये ओवरऑल पूरे प्रदेश का मामला है, जनता से जुड़ा हुआ मामला है, राहत का मामला है। और आपने कहा है कि मैं 2 महीने में इसकी कमेटी गठित करने के बाद में आज 4 महीने के अंदर भी वही उत्तर आ रहा है। मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि इसकी गंभीरता को समझते हुए थोड़ा इसके ऊपर पहल करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार पूरी तरीके से गंभीर है, और पिछली बार जब विधानसभा का सत्र था तब मैंने माननीय सदस्य को यह अवगत कराया था, विश्वास दिलाया था कि हम इस पर तत्काल कमेटी का गठन करेंगे, और कमेटी का गठन तत्काल हमने किया। 3/9/2024 को हमने इस कमेटी का गठन किया, जिसमें 4 सदस्यीय कमेटी में हमारे जो है अध्यक्ष के रूप में अपर पंजीयक सरकारी संस्थाएं हमारे जो छत्तीसगढ़ के हैं वो हैं, और सदस्य के रूप में संयुक्त पंजीयक सरकारी संस्थाएं रायपुर संभाग, और उप पंजीयक सरकारी संस्थाएं जिला रायपुर, और उप पंजीयक सरकारी संस्थाएं जिला दुर्ग। ये हमारी बैठकें, अभी इसकी कमेटी की 2 बैठकें भी हो चुकी है अध्यक्ष महोदय, 30/11/2024 को, और दूसरी बैठक 24/1/2025 को। और जब कमेटी का जो हमारे क्या कहते हैं आदर्श उपविधि का प्रारूप जो हमारे पास में आएगा, उसके आधार पर क्या बेहतर हो सकता है, इस दिशा पे हम काम करेंगे। मैं आपके उससे बिल्कुल आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में ऐसे
कोई भी कहते हैं शिकायत या फिर किसी भी तरीके से इस तरह का मामला आपके समझ में नहीं आएगा। लगातार इसमें मॉनिटरिंग होगी और ऑनलाइन हम इसको करने जा रहे हैं। जल्द से जल्द इसको ऑनलाइन करके जो एनओसी का मामला है, एनओसी को हम तत्काल देने का प्रावधान करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, आप गंभीर इस बात पे मैं सहमत हूं, लेकिन आपके अधिकारी कितने नीचे तक के इस पर सहमत हैं, ये चिंता का विषय है। उदया सोसाइटी, चौबे कॉलोनी, समता कॉलोनी, यहां तक राजू गृह निर्माण समिति, अनुपम नगर, मैं आपको 40 सोसाइटियों के नाम गिनाता हूं इस शहर के अंदर, जो सन 80 से लगे उस समय से अभी तक इन सोसाइटियों के अंदर मकान बने हैं, प्लाट खाली पड़े, विवादित है, कई जगह बेच करके चले गए। और ये इसलिए मैं आपके ध्यान में ला रहा हूं कि आज भी अगर मेरे को या आम व्यक्ति को किसी को जाना पड़ता है तो बिना एनओसी के उनको कहीं से भी वहां पर रजिस्ट्री नहीं होती है। आपने पिछली बार कहा है कि हम ऑनलाइन कर देंगे, विभाग कर देगा। क्या हमने समिति की मीटिंग में प्रदेश के अन्य किसी हिस्से का इस प्रकार की समितियों को छूट दी? कोई ऐसा कोई अध्ययन दल या ऐसी कोई मीटिंग की रिपोर्टिंग अपने पास आज तक आई है क्या, जिसके आधार पर अपन गाइडलाइन बना करके आगामी आम जनता को राहत मिल जाए? ऐसी कोई आकारी योजना आपकी मेरे को उसको कोई वो नहीं। आपने कहा एक समय सीमा बोल दे कि हम 3 महीने में कर देंगे, 6 महीने में कर देंगे, ताकि इस प्रदेश की जनता को राहत मिल जाए कि सरकार इतना बड़ा फैसला, और जब सहाय सरकार है अपनी और हर काम सहाय हो रहा है, तो मेरा आग्रह है इसके अंदर भी सहाय एक बार कर दें आप। चलिए साहब, संक्षिप्त में जवाब दे दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने उत्तर में ही स्पष्ट तौर पे माननीय सदस्य को अवगत कराया, और जिस तरीके से हमने इस आचार संहिता के दौरान भी जब पूरे हमने कमेटी का गठन किया और उसके बायलॉज संशोधन के लिए हम लोगों ने जो मॉडल बायलॉज का प्रारूप भी तैयार करने के दृष्टि से कमेटी की 2 बैठकें हमारी हो चुकी है, और जल्द से जल्द उसका जो प्रारूप आ जाएगा तो उसमें क्या अपन बेहतर हो सकता है उस दृष्टि से हम काम करेंगे। इस बात का आश्वस्त मैंने सदस्य को कहा है, पूरे सदन को बताना चाहूंगा। किसी भी तरीके से अब कोई शिकायत या फिर किसी भी तरीके का कोई मामला अब इस एनओसी को लेकर के नहीं आएगा, इस बात का भी विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। जल्द से जल्द इसमें हम करेंगे। ठीक। डॉक्टर चरणदास मान जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा है क ख ग घ जानकारी एकत्रित की जा रही। अध्यक्ष महोदय, 28 दिन हो गए मैंने प्रश्न जमा करा दिया था अपने सचिवालय में, और जिस बारे में मैं जानना चाहता हूं उसमें कलेक्टर ने जांच करके अपनी जांच रिपोर्ट भी दे दी है। ये सब तो यहां सचिवालय में पड़ा ही होगा, उसके बावजूद भी जवाब नहीं आ रहा है। इसमें ऐसा है सर, एक ट्रस्ट को मुआवजे की भुगतान हो जाती है 2 करोड़ से भी ज्यादा, और उस ट्रस्ट का जो भुगतान होता है उसके लिए पैसे नहीं है, हेड में पैसे नहीं है, रातों रात भुगतान हो जाता है। उस व्यक्ति को ही भुगतान नहीं होता जिसको होना चाहिए, किसी दूसरे व्यक्ति को हो जाता है। उसके बाद इतने अनियमितता होते हुए भी इस तरह से जवाब छुपाने का कोशिश हो रहा है कि न बताने की जिद है, ये तो मैं नहीं कह सकता, मगर कम से कम ये नायक बांधा के बारे में मैंने स्पष्ट पूछा है। 32 खाते को 247 छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर मुआवजा का निर्धारण एवं वितरण कर दिया गया। तो सर, ये तो निर्धारण का भी जानकारी होगा, वितरण का भी जानकारी होगा। मान जी सर, चूंकि मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा, जवाब में ही दे दिया कि जानकारी एकत्रित की जा रही है। जी, जब जानकारी एकत्रित की जा रही है तो इसलिए प्रश्न उत्तर बनता नहीं। मैं तो इस पे व्यवस्था यही देता हूं। मुझे लगता है कि चूंकि प्रश्न आपने समय के अनुरूप किया था, पूर्ण उत्तर आया नहीं, और नियमावली 46A के अनुसरण में माननीय सदस्य को पूरा उत्तर और उत्तरार्थ मिल जाना चाहिए, जो आपको प्राप्त नहीं हुआ। इसकी एक व्यवस्था मैं अभी दे देता हूं कि इस प्रश्न को जो आपने किया था
आगामी प्रसिद्ध दिवस के पहले नंबर पर रख देंगे ताकि इसका आपको भी समय मिल जाए और उनको भी समय मिल जाए। सर ठीक है, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। प्रथम जिस दिन राजस्व की सूची आए, जिस दिन प्रश्नोत्तर हो, उसी प्रथम दिवस में ये दे दिया जाए। ले लेंगे। अब कोई तकलीफ हो तो आधा घंटे की चर्चा प्रथम प्रश्न दिवस में आपका ले लेंगे। थैंक यू। अब इसमें क्या प्रश्न है? भारतमाला में जब आएगा तो नहीं, जब ये प्रश्न आएगा और उसका जवाब जब आएगा माननीय, तो मेरा निवेदन इतना ही है दुर्ग को जोड़ दिया जाए। कोरबा का आपने कहा है जी, दुर्ग में भारतमाला परियोजना है, वहाँ भी इस प्रकार की शिकायतें आ रही है, तो उसको भी जोड़ लेंगे। माननीय मंत्री जी से, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मेरा आग्रह है, आगामी तिथि के पहले उत्तर कृपया उपलब्ध करा दें प्रश्नकर्ता को, ताकि वो प्रश्न करने में उनको मदद हो। जी माननीय अध्यक्ष महोदय। सावधानी रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र का भी भारतमाला का मुआवजा। हाँ, उसी अब जब आएगा तो फिर देख लेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 कुंवर सिंह निषाद जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय खेल एवं युवक कल्याण मंत्री जी से मेरा प्रश्न है, क्या राजस्व मंत्री माननीय मंत्री जी ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या दुर्ग संभाग के खिलाड़ियों को बेहतर खेल प्रशिक्षण, शिक्षा व पोषण मिले, इसके लिए खेल कूद व युवा कल्याण विभाग द्वारा दुर्ग संभाग अंतर्गत खेल प्रशिक्षण संस्थान संचालित किए जा रहे हैं। क्या दुर्ग संभाग अंतर्गत जिला बालोद में प्रशिक्षण संस्थान संचालित है? यदि हाँ, तो कहां कहां व कितने, कृपया जानकारी दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, दुर्ग संभाग के खिलाड़ियों को बेहतर खेल प्रशिक्षण हेतु जिला दुर्ग में कबड्डी, जिला बालोद में वेट लिफ्टिंग, जिला बेमेतरा में कबड्डी, जिला कबीरधाम में कबड्डी एवं राजनांदगांव में हॉकी खेल के कुल 5 खेलो इंडिया लघु केंद्र संचालित है और अपने छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में से 31 जिलों में खेलो इंडिया के तहत प्रशिक्षण संस्थान चल रहे हैं और 2 नए जिले में मानपुर, मोहला, अंबागढ़ चौकी एवं जिला खैरागढ़, छुई खदान में भी खेलो इंडिया लघु केंद्र खोला जाना प्रस्तावित है, जिनकी स्वीकृति भी मिल गई है। और बालोद में भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा बालोद में भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग का एक खेलो इंडिया लघु केंद्र है, जिसका संचालन विभाग के द्वारा किया जा रहा है। बालोद लघु केंद्र जिला बालोद के दल्ली राजहरा में संचालित है। यहाँ पे अभी कुल 11 बालिका और 21 बालक, कुल 32 खिलाड़ी प्रशिक्षणरत हैं और साथ ही एक प्रशिक्षक भी कार्यरत है, जिनका मानदेय विभाग के द्वारा 25,000 रुपया दिया जाता है। माननीय मंत्री महोदय, जैसा आपने कहा है कि दुर्ग संभाग में 5 खेलो इंडिया लघु केंद्र संचालित हैं। माननीय मंत्री महोदय जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या ये आपका उत्तर सही है? क्या है? खेलो इंडिया के तहत सभी जिलों में एक एक खेलों का चयन किया जाता है। तो दुर्ग संभाग में जैसे हमने बताया कि दुर्ग में कबड्डी का चयन हुआ है, बालोद में वेट लिफ्टिंग और बेमेतरा में कबड्डी, कबीरधाम में कबड्डी और राजनांदगांव में हॉकी, इनको 5 को खेल इंडिया के तहत लिया गया है। जी, मैंने पूछा है आपसे कि ये 5 इंडिया लघु केंद्र संचालित बता रहे हैं, क्या ये आपका उत्तर सही है? उत्तर सही है, संचालित है, ये आवासीय नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय मेरे प्रश्न 274 का के संबंध में जो उत्तर दिए वो गलत है। माननीय मंत्री महोदय जी से मैंने पूछा है कि प्रशिक्षण संस्थान, और जवाब आ रहा है केंद्र के बारे में। मैंने प्रशिक्षण संस्थान के बारे में कहा। माननीय मंत्री जी, आपका जवाब आ रहा है खेलो इंडिया। खेलो इंडिया ये जो संस्थान आप बोल रहे हैं, ये स्थानीय स्तर पर एक संस्था है। मैंने आपको स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर के बारे में कहा है और आप उत्तर दे रहे हैं लघु केंद्र के बारे में। मैं आपको बता देता हूं, जो ये खेल है, खेलो इंडिया योजना खेल विभाग की योजना नहीं है, ये भारत सरकार द्वारा संचालित योजना है। ये केवल क्रियान्वयन करने का काम छत्तीसगढ़ आपके माध्यम से हो रहा है, लेकिन यहां मैं देख रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में यदि बच्चों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, खिलाड़ियों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रही।
गलत जानकारी संबंधित विभाग के आपके अधिकारी आपको दे रहे हैं, तो मैं आपको आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो गलत जानकारी दे रहे हैं, क्या उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करेंगे क्या? ये खेलो इंडिया के तहत ही संचालित हो रहे हैं जो प्रशिक्षण संस्थान हैं, और ये भारत सरकार का ही योजना है जो छत्तीसगढ़ के 31 जिले में चल रहा है। 2 जिले का और चयन और उनकी स्वीकृति हो गई, जहां अप्रैल से वहां भी प्रारंभ हो जाएगा। नहीं, मैंने आपसे कहा मंत्री जी, आपका जवाब आया है, ये साई के द्वारा संचालित है, ये खेल विभाग द्वारा कोई राशि इसको नहीं दी जाती, आपके द्वारा कोई राशि इनको नहीं दी, केवल साई के माध्यम से संचालित है। लेकिन अधिकारी आपको गलत जवाब दिए हैं। मैं यही जानना चाहता हूं कि या उनको सेंटर के बारे में पता नहीं है या केंद्र के बारे में पता नहीं है। वही स्पेसिफिक प्रश्न मैंने पूछा है आपको, सेंटर के बारे में, क्या सेंटर संचालित है यहाँ, क्या आपने खेल केंद्र के बारे में कहा है? ये जो है, मैं फिर से उसी चीज को रिपीट कर रहा हूं कि खेलो इंडिया के तहत ही ये संचालित है, और इसमें केंद्र सरकार का ही राशि आता है 5 लाख रुपया सालाना, जिसमें 2 लाख रुपया जो है वहां के संधारण और बच्चों के परिवेश के लिए आता है, और 3 लाख रुपया जो है वहां के प्रशिक्षक के लिए आता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब आया, लेकिन स्पष्ट मैं उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हूं। मैं तो यह कहना चाह रहा हूं, नहीं, आपको कहीं स्पेसिफिक किसी जगह विशेष का पूछना है तो पूछ लें। जैसे उन्हें संभाग की बात की, 5 जगह की बात की, लेकिन दुर्ग संभाग में कहीं पर भी ऐसा कोई सेंटर नहीं है जहां खिलाड़ियों को प्रोत्साहन किया जा रहा हो या कोई सेंटर बना के उन्हें पारितोषिक या कुछ और दिया जा रहा हो। मैंने माननीय मंत्री जी से पिछले 11/9/24 को एक पत्र दिया था कि कुछ बच्चे जो मेरे विधानसभा और बालोद जिला के राष्ट्रीय कूडो प्रतियोगिता में जाने के लिए गुजरात के लिए उनसे मांग की गई थी, कम से कम एक उनको सहायता मिल जाए एक राशि की, लेकिन राशि तो दूर, इस पत्र का मुझे रिमाइंडर तक नहीं आया। 9वें महीने मैंने पत्र दिया था माननीय मंत्री जी को। तो ये कितना संजीदगी के साथ, कितने संशय इनके साथ ये ले रहे हैं संजीदगी के साथ, मैं समझता हूँ बच्चों के प्रति इनकी भावनाएं जो दिख रही, खेल के प्रति इनकी भावनाएं दिख रही है और बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं चाहूंगा कि बच्चों के भविष्य का सवाल है, जो ग्रामीण क्षेत्र बच्चे स्वयं मेरे बालोद जिला में आज अर्जुनदा में लगभग 64 बच्चे हैं और केवल बालिकाएं हैं जो वेट लिफ्टिंग खेल रही है, और उसमें से 2-3 बच्चे अभी राष्ट्रीय स्तर पर खेलने गई। मैं स्वयं उन्हें सहयोग किया तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का उनका चयन हुआ था, लेकिन पैसे के अभाव उन लोग जा नहीं पाए। मैं आपसे निवेदन आग्रह करूंगा माननीय मंत्री महोदय कि ग्रामीण क्षेत्रों की जो प्रतिभाएं हैं उनको कम से कम हम लोग प्रोत्साहित करें, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर अगर खेलने के जाएं तो उन्हें उनका बराबर सम्मान मिले। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभा के प्रोत्साहन के लिए जो आप कर रहे हैं उतना बता दीजिए, ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभा के प्रोत्साहन के लिए आप मुझको बता दीजिएगा। ऐसे बच्चों को अपन अनुदान देते हैं जो बाहर खेलने के लिए जाते हैं, आप सूची दे दीजिएगा। ये सूची मैंने आपको दिया है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कर दिया, और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दिया है। ये पत्र मैंने स्पष्ट दिया और 9वें महीने का पत्र है। आज तक इसमें मुझे रिमाइंडर तक नहीं आया माननीय अध्यक्ष महोदय, रिप्लाई भी नहीं आया, इसका रिप्लाई भी नहीं आया आज तक। तो मैं क्या सोचूंगा कि इसमें, और उसके बाद कबड्डी की जो आपने कहा कि मेरे भी, चलिए आखिरी प्रश्न करिए। एक कबड्डी के स्तर की बात कही आपने माननीय मंत्री जी, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि बालोद विधानसभा शुरू से खेल के लिए प्रसिद्ध रहा है। कबड्डी के वहां राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हुए हैं। कुछ जगहों पर मैंने आपसे मांग भी किया कि कबड्डी के मैच यदि हो जाते वहां के खिलाड़ी खेले हैं भी जाके राष्ट्रीय स्तर तक, तो आप मैट उपलब्ध करा देंगे माननीय अध्यक्ष। चलिए कबड्डी का मैट दे दीजिए कुछ, हम आपको कबड्डी का मैट उपलब्ध करा देंगे। और अच्छा है, बालोद में गए भी था पूरे प्रदेश में उपलब्ध करा दीजिए। मैं बालोद, कुंडली और अब पूरा प्रदेश का हो गया, मत मानिए, छत्तीसगढ़ में करवाइए। बहुत प्रश्न हो गए। माननीय अध्यक्ष बोलो छोटा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी, मैंने दिशा की बैठक में भी माननीय कलेक्टर में निवेदन किया था, एक व्यायामशाला बालोद जिला में नहीं, और खासकर यदि गुंडरदेव विधानसभा का 64 बालिकाएं हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, तो माननीय कलेक्टर में मैंने अनुरोध किया है कि कम से कम डीएमएफ की राशि से बच्चों के लिए एक व्यायामशाला अर्जुनदा में अगर करवा दें तो प्रशिक्षण जो दे रहे हैं खुले तौर पर, जब मैं व्यवस्था करता हूँ वैकल्पिक इस स्कूल की भवन में संचालित है, एक व्यायामशाला अगर वहां बन जाए तो बच्चों को उसका लाभ मिल सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी निवेदन कर रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय एक जवाब आ जाए, खेलो इंडिया एक जवाब आ जाए माननीय मंत्री महोदय आपसे। चलो कुछ व्यायामशाला के लिए कुछ बोल सकते हैं तो। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना, इसके तहत बजट में जो प्रावधान आएगा उसमें भी विचार करके फिर इसको हम रखेंगे। चलिए धर्म कौशिक जी।
माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न लगाया है कि जो राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और उनके विरुद्ध में ईओडब्ल्यू, एसीबी और विभागीय जांच वित्तीय अधिकारी के खिलाफ में जारी है। 6 अधिकारियों का नाम इसमें आया है। मैंने उसमें तारीख लिखा था, कारण भी लिखा था, लेकिन वो स्पष्ट नहीं आया कि कब से वो लंबित है। साथ ही प्रश्न लगने के बाद में इसमें भरोसाराम ठाकुर 28/1/25 द्वारा राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एंटी करप्शन ब्यूरो छत्तीसगढ़ को श्री भरोसाराम ठाकुर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17 के तहत जांच बेचना हेतु अनुमति प्रदान किया गया। कब किया गया? प्रश्न लगाने के बाद में। इसी प्रकार से टेकराम माहेश्वरी, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, 7/1 को, तो इसके 4/2/25 द्वारा विधि विभाग को अभियोजन स्वीकृति हेतु सहमति प्रदान की गई। एक और पढ़ देता हूं मैं, एक और पढ़ देता हूं। ये है श्रीमती ज्योति बबली। 27/10/23 को लिखा गया था पत्र, और जब अभी प्रश्न लगा तो स्मरण पत्र, उसको स्मरण पत्र दिनांक 24/2/25 को प्रेषित किया गया है। मतलब इससे गंभीरता दिखाई दे रही है कि अधिकारी यदि करप्शन में और विभिन्न मामलों में उनकी जांच जो होनी चाहिए तो उसके प्रति कितनी गंभीरता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इस विषय पे पूछना चाहता हूं कि इनके खिलाफ में जो समुचित रूप से कार्रवाई कब तक की जाएगी, और बाकी आप तो हमारे मुखिया सब समझदार हैं, तो आप बताएंगे कि इतना विलंब क्यों हुआ और कब तक इसमें कार्रवाई की जाएगी। सदस्य जी ने जो प्रश्न किया है उसका विस्तार से उत्तर दिए हैं, लेकिन विशेष रूप से भरोसाराम ठाकुर और टेकराम माहेश्वरी के विषय में इन्होंने जानना चाहा है। आपको हम आश्वस्त करेंगे कि हमारी सरकार सुशासन और अभिसरण विभाग का गठन की है और सुशासन भी स्थापित करेंगे, और सरकार करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। कोई भी अधिकारी जो दोषीदार हैं बख्शे नहीं जाएंगे, आपको मैं इस सदन में विश्वास दिला रहा हूं। बहुत बढ़िया। आशाराम नेता है? अरे नहीं भाई, आशाराम जी, प्रश्न हो गया। आप लोग खुद प्रश्न लगाओ ना, इसी में नहीं होता। बोलिए। हाँ अध्यक्ष जी, मैं मुख्यमंत्री जी से प्रश्न किया था 3 विषय में, और मुझे प्रश्न का संतुष्टिजनक उत्तर मिल चुका है, इसलिए प्रश्न करने की कोई इसमें आवश्यकता नहीं लग रहा है आपको ना? जी, उत्तर संतुष्टिजनक मिल चुका है। अजय चंद्राकर जी 7वां। मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कितने दिन में आपको आर्द्रभूमि या वेटलैंड का सर्वे करना, और गठन के बाद आपने कितने दिन में सर्वे किया, और जिस अवधि में सर्वे किया उस सर्वे में कितना पैसा व्यय हुआ और वो कहां से आया? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो हमारा वेटलैंड प्राधिकरण का गठन जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आधार पर 4 अक्टूबर 2017 को, समय कम है, विषय जी मैं पूरा उसके पृष्ठभूमि बता देता हूं। 4 अक्टूबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आधार पर 1 जुलाई 2020 को छत्तीसगढ़ वेटलैंड प्राधिकरण का गठन किया गया, और इसमें लगभग हमारे पूरे प्रदेश के मैंने जानकारी भी उपलब्ध कराई है, लगभग
9,695 वेटलैंड का ग्राउंड प्रूफिंग किया गया है साहब और माननीय मंत्री जी 4,764 माननीय मंत्री जी बहुत विद्वान है और वो बहुत चौथी बार के मंत्री हैं, समय कैसे पास करना है वो समझ रहे हैं उस बात को। माननीय मंत्री जी, मैंने कहा कि आपने जो जानकारी दी है कितनी अवधि में सर्वे करना है, कितनी अवधि में आपने सर्वे किया और उस सर्वे में कितना पैसा खर्च हुआ, वो पैसा कहां से आया? वो मांग रहे हैं दूसरा, दे रहे हैं दूसरा। समोसा मांग रहे हैं उसको पराठा दे रहे हैं। ये अकल वाला प्रश्न है थोड़ा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, दिसंबर 2023 में 10 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया था अध्यक्ष महोदय, जिसमें लगभग 3 करोड़ 22 लाख रुपए इस कार्य में अभी हमने व्यय किया है। 3 करोड़ 22 लाख माननीय अध्यक्ष और महोदय, उसके ठीक है ना, मैं तो आपने बता दिया ना, तो पूरा। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे छत्तीसगढ़ विधानसभा से, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का दूसरा दिन चल रहा था और इस बीच सदन की कार्रवाई पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के जो है उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए की गई। पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही उनके कामों को याद किया, उनके साथ बिताए गए पलों को याद किया और इसी के साथ साथ उनके तमाम जो विकास के पक्ष और विपक्ष के मुद्दे थे, सभी ने अपनी बात बारी बारी से रखी। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।